हेलो दोस्तों, हमारे एक न्यू फ्रेश वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे एक्सप्रेसवे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इंडिया का बिगेस्ट एक्सप्रेसवे होने वाला है, विच इज़ नन अनदर दैन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे कि क्या है इस एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट अपडेट्स, इसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होने वाले हैं और एक बार कंस्ट्रक्ट होने के बाद ये हमारी इकोनॉमी को किस तरह से बूस्ट करने वाला है। साथ ही में हम जानेंगे कि इसकी क्या डेडलाइन है, ये कब तक ऑपरेशनल हो पाएगा। फाइनली मैं आपको बताऊंगा इस एक्सप्रेसवे के टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में जिसे जानकर आप काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाओगे। और इसमें से कई फैक्ट्स तो ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ होगी 1250 किलोमीटर्स की। कई रिपोर्ट्स में यहाँ पे 1275 किलोमीटर्स बताया है तो कहीं पे 1261। तो हम मान के चलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1250 तो होगा ही। और ये कुल 6 स्टेट्स से पास होगा जो कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र है। और ये एक्सप्रेसवे को बैकवर्ड एरिया से लाया जाएगा जहां गुरुग्राम के सोनहा से होते हुए सवाई माधोपुर, अलवर, जागुआ, रतलाम, वडोदरा और मुंबई तक ये एक्सप्रेस हाईवे होगा। इससे जो बैकवर्ड एरियाज है वो तो डेवलप हो गए ही, साथ ही में जो मेजर सिटीज़ है जैसे कि दिल्ली, गुरुग्राम, अलवर, कोटा, रतलाम, वडोदरा, थाने, मुंबई, दहिसर, ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ को भी डायरेक्टली बेनिफिट होगा। बात करें इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत की तो इसकी कॉस्ट है 1.03 लाख करोड़ रुपीस की। और बेसिकली ये जो मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था जिसकी कॉस्ट 44,000 करोड़ रुपीस थी, यानी कि 6.2 बिलियन डॉलर, उसी को एक्सटेंड करके इसे दिल्ली तक बनाया जा रहा है। अभी मुंबई और दिल्ली को जो नेशनल हाईवे 48 कनेक्ट करता है उस पर ऑलरेडी इतना प्रेशर है कि वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर आए दिन ट्रैफिक जैम की समस्या हो जाती है और आपको 24 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है ये दूरी को तय करने के लिए। लेकिन ये एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद ये 24 घंटे का सफ़र बस 12 घंटों में ही सिमट के रह जाएगा। वहीं पे दिल्ली टू वडोदरा की बात करें तो जहाँ पहले आपको 18 घंटे लगते थे तो अभी बस 9 घंटे लगेंगे, और दिल्ली टू भोपाल जहाँ पहले आपको 14 घंटे लगते थे तो अब आपको बस 6 घंटे लगेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से इस एक्सप्रेस हाईवे की हेल्प से आपका ट्रैवल टाइम 50% रिड्यूस हो जाएगा। और दोस्तों, ये 8 लेन्स का कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेस वे होगा और अगर फ्यूचर में यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन बढ़ता है तो इसके लेन्स को और भी बढ़ाया जा सकता है बाय 4 लेन्स। ये जो प्रोजेक्ट है ये भारतमाला परियोजना के अंडर में आता है जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट है, जिसका मेन मकसद पैसेंजर टाइम और फ्रेट टाइम को कम करना है। और जैसा कि आपको पता ही है कि मुंबई टू दिल्ली वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी काम ज़ोरों शोरों से चालू है जो कि 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ये एक्सप्रेसवे की हेल्प से यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगी और फ्यूचर में ये कॉरिडोर हमारी इकोनॉमी का एक बैकबोन बन जाएगा। और दोस्तों, क्या आपको पता है जापान का जो टोक्यो ओसाका कॉरिडोर है उससे इंस्पायर होकर ये दिल्ली मुंबई का पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है। बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंप्लीशन टारगेट की तो पहले इसको तय किया गया था कि ये 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर इसके डेडलाइन को रिवाइज किया गया। फिर तय किया गया कि 26 जनवरी 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी फिर से यहाँ पे डिले हो गया है जिसकी वजह से जो नई डेडलाइन है वो है मार्च 2024 की। और मोस्टली जो डिले है वो लैंड एक्विजिशन के चलते हुआ है और साथ ही में पैंडेमिक के चलते वर्कर्स की शॉर्टेज भी हो गई थी, इसलिए ये इतना डिले हो गया है। और एक बार ये जो 3 मेगा प्रोजेक्ट है जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये इंडिया की जीडीपी में 25% का कंट्रीब्यूट करेंगे और इसीलिए काफ़ी एक्सपर्ट्स इसे इंडिया की बैकबोन भी कह रहे हैं। बात करें इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन अपडेट्स की तो 497 किलोमीटर्स अंडर कंस्ट्रक्शन की स्टेज में है, 162 किलोमीटर्स ऑलरेडी अवार्ड कर दिया गया है और अभी इस पर भी काम जल्द शुरू होगा। 569 किलोमीटर अंडर बिडिंग प्रोसेस में है, 33 किलोमीटर्स के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है और इसके साथ ही एडिशनली 92 किलोमीटर्स के लिए भी डीपीआर तैयार किया जा रहा है जो कि फाइनली जेएनपीटी पोर्ट को जाके कनेक्ट करेगा।
इस एक्सप्रेसवे के लिए NHAI ने एक SPV यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म किया है, जो कि इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करेगी। दोस्तों, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा और यहाँ पे गाड़ियाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ से पास हो रहा है, तो इसी के वजह से जो लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट है वो सीधे सीधे यहाँ पे 16,000 करोड़ रुपीस की यहाँ पे बचत हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे टोटल लैंड एक्विजिशन के लिए 20,928 करोड़ रुपीस खर्च करने पड़े। वहीं अगर ये एक्सप्रेसवे को अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा जैसे सिटीज़ के बीच से गुजारा जाता तो यहाँ पर जो लैंड कॉस्ट पड़ती वो 3 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से आती, जिसकी वजह से यहाँ पे लैंड एक्विजिशन का ओवरऑल खर्चा हो जाता 37,000 करोड़ रुपीस ही। तो यहाँ पर नितिन जी ने जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ से इस एक्सप्रेसवे को गुजारते हुए 16,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे बचा लिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये इसलिए भी इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले 7 सालों में हमने देखा है कि लगभग 35 करोड़ लोग गांवों से शहरों की तरफ प्रस्ताव कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों में ऑलरेडी लोड बढ़ता जा रहा है। तो इस एक्सप्रेसवे के न्यू अलाइनमेंट के साथ ही यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको तो ग्रोथ मिलेगी ही, साथ ही में यहाँ पे स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट विलेजेस भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर घर भी बनाए जाएंगे। और साथ ही में ये न्यू अलाइनमेंट की वजह से रिहैबिलिटेशन और शिफ्टिंग यूटिलिटीज़ का जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे के टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि ये इंडिया का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जहां पर इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक अलग से डेडिकेटेड लेन्स भी तैयार किए जाएंगे। दरअसल गडकरी जी चाहते थे कि इस हाईवे को और स्मार्ट और एडवांस हाईटेक बनाना चाहिए और इसके लिए वो स्वीडन गए थे, जहां पर उन्होंने इलेक्ट्रिक हाईवे के कंसेप्ट के बारे में जाना, उसके एडवांटेजेस के बारे में जाना। ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, मोस्टली स्वीडन, नॉर्वे जैसी कंट्रीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। और इनकी कई सिटीज़ में तो ऐसा भी प्रावधान है कि जो भी इलेक्ट्रिक कार ओन करेगा उसे टोल भी पे नहीं करना पड़ेगा, और अगर ट्रैफिक जाम हो जाता है तो इलेक्ट्रिक कार के मालिक बस लेन को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कंट्रीज पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हाईवेज भी बना रही हैं, जिससे इंस्पायर होकर नितिन जी चाहते थे कि हमारे एक्सप्रेस वे में भी एक डेडिकेटेड लेन होने चाहिए इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेस हाईवे के हर 25 किलोमीटर पे एक चार्जिंग स्टेशन भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और इसके लिए नितिन जी ने प्राइवेट प्लेयर्स से भी अनुरोध किया है कि वो भी इन्वेस्ट करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इन ऑर्डर टू डेवलप अ रोड मैप फॉर लो कार्बन एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी इन इंडिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राइवेट प्लेयर्स प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़। साथ ही में उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को ये भी कहा कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ CNG व्हीकल्स को भी ज़्यादा प्रोत्साहन दे जो कि बायोफ्यूल्स पर चलते हैं, जिसके वजह से हम 7 लाख करोड़ रुपीस के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को बचा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि ये पूरी तरह से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा और इस एक्सप्रेसवे की वजह से टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट जो पड़ती है वो 8 to 9% इससे डिक्रीज हो जाएगी। और इस एक्सप्रेसवे की पूरी लाइफ टाइम में अकेले लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में ही हम लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस की बचत कर पाएंगे। और अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है तो डेफिनेटली फॉरेन की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करेंगी, जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दोस्तों, मोर्थ ने एक अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस एक्सप्रेसवे की हेल्प से हर साल लगभग 32 करोड़ लीटर फ्यूल की खपत कम होगी और इस अकेले 32 करोड़ लीटर फ्यूल की वजह से 857 मिलियन ऑफ कार्बन एमिशन होता है हर साल। और इतने एमिशंस को खत्म करने के लिए हमें लगभग 40 मिलियन ट्रीज की जरूरत पड़ती। इस एक्सप्रेस वे में 75 एमिनिटीज़ का कंसेप्ट लाया गया है, जहां पर हर 50 किलोमीटर्स के इंटरवल पे 75 एमिनिटीज़ दी जाएंगी ऑन आइदर साइड ऑफ एक्सप्रेस वे, जिसमें शामिल है रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स, डॉर्मेट्रीज, मोटेल्स, होटल्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, फ्यूल स्टेशंस, टॉयलेट्स और हेलीपैड्स। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के साथ साथ यहाँ पर मुंबई टू दिल्ली एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है और इसके बन जाने के बाद ये दूरी 12 घंटे में सिमट के रह जाएगी। इस सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो।
और यहाँ पर केवल हाई स्पीड ट्रेन पर ही नहीं बल्कि हाइपरलूप ट्रेन पर भी बात चल रही है। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब रिचर्ड ब्रांसन, जो कि वर्जिन ग्रुप के ओनर है, उनकी मुलाकात हुई नितिन जी से और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो इंटरेस्टेड है एक 1300 किलोमीटर लॉन्ग हाइपरलूप कॉरिडोर कंस्ट्रक्ट करने के लिए बिटवीन मुंबई टू दिल्ली। साथ ही में उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है तो मुंबई टू दिल्ली की दूरी 60 या 80 मिनट में तय की जा सकती है और यहाँ पर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्रेट और पैसेंजर दोनों ट्रैवल कर पाएंगे। मुझे तो लगता है इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा कंस्ट्रक्ट होने में। मे बी अराउंड 2030 के बाद या फिर 2040 के बीच में ही हमें ये हाइपरलूप कॉरिडोर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्लेन के अलावा कोई और फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पर एक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भी आने वाला है। जैसे कि आपको पता है दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे काम चल रहा है, तो उसी को फ्यूचर में एक्सटेंड करते हुए अहमदाबाद टू दिल्ली एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और अगर रफली सोचे तो मुंबई टू अहमदाबाद जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है वो 2024 तक पूरी तरह से बन जाएगा और उसके बाद ये अहमदाबाद टू दिल्ली का जो कॉरिडोर है, तो इसे अगर हम मिनिमम 3 इयर्स या मैक्सिमम 5 इयर्स पकड़ के चले तो रफली 2027 या 2029 के बीच में ये कॉरिडोर भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये 2 कॉरिडोर ही नहीं बल्कि और भी कॉरिडोर जैसे कि दिल्ली कोलकाता, मुंबई नागपुर, मुंबई हैदराबाद, दिल्ली टू अमृतसर, चेन्नई मैसूर, मैसूर टू तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद टू चेन्नई और फाइनली दिल्ली टू देहरादून, ऐसे टोटल 10 कॉरिडोर प्रपोज किए गए हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली टू अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के फुल्ली ऑपरेशनल और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये सारे कॉरिडोर पर ज़ोरों शोरों से काम शुरू हो जाएगा। जिस तरह से चाइना ने अपना फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया था और उसके बाद उसने पूरी जाल बिछाना शुरू कर दिया। दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया था कि ये पूरी तरह से एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है क्योंकि इसे रूरल एरिया से लाया गया है, तो इसकी वजह से 220 किलोमीटर डिस्टेंस और रेडियस हो गया है। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे के लिए जो पेमेंट के लिए मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी टिकाऊ परपेचुअल पेमेंट यूज़ किया जा रहा है और इसके लिए 50 सालों तक आपको बहुत ही मिनिमम सी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, दैट्स इट। तो यहाँ पर क्वालिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगा। दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ पर एक 5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी जिसके जरिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 को यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्रॉस रोड अंडरपासेस बनाए जाएंगे एट क्रूशियल मेजर जंक्शंस। साथ ही में यहाँ पर एनिमल अंडरपास और ओवरपास भी बनाया जाएगा थ्रू रणथंबोर सेंचुरी और साथ ही में यहाँ पर 3.7 किलोमीटर लॉन्ग एक टनल भी बनाई जाएगी थ्रू मुकुंद्रा वाइल्ड लाइफ एरिया, जिसके चलते यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एरियाज और सेंचुरी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है और इन पर कोई हानि नहीं होगी। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इंडिया का मोस्ट ग्रीन एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्सप्रेसवे होने वाला है क्योंकि इस एक्सप्रेस हाईवे में सोलार एनर्जी का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे सोलार लाइट्स लगाई जाएंगी, यहाँ पर 20 लाख से भी अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही में हर 500 मीटर के अंतराल पे यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा भी होगी क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक बार पक्की सड़क बन जाने के बाद पानी का पर्कोलेशन बिल्कुल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। तो इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हेल्प से हम पानी को स्टोर भी कर पाएंगे और साथ ही में ग्राउंड वाटर टेबल के लेवल को भी मेंटेन कर पाएंगे। तो ये थे वो टॉप 10 फैक्ट, और अगर आपको इस एक्सप्रेसवे के रिलेटेड कोई फैक्ट पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक इंटरव्यू में नितिन जी ने कहा था कि इस एक्सप्रेसवे के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी सेटअप होंगी। तो आने वाले समय में आपको यहाँ पर आईटी पार्क्स, कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट स्पेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, फूड प्लाजास एंड रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स एंड शॉप्स, ट्रॉमा सेंटर्स, बस बेस, ट्रक टर्मिनल्स, इन सभी तमाम क्लस्टर्स के साथ ये काफ़ी डेवलप कॉरिडोर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है, और अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।